नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नई श्रृंखला में जहां आप लोगों को समझाया जा रहा है डेनमार्क के बारे में। किस प्रकार भारत में अंग्रेजों के बाद डेनमार्क आया। तो देखिए, भारत में डेनमार्क का जब आक्रमण हुआ किस प्रकार होता है और इसकी कंपनी की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार स्थापित करता है और भारत में किस प्रकार ये भी शासन का शिकंजा कसता है। इन्होंने पहला भारत आगमन इसका कब हुआ वो देखिए। इसका भारत का आगमन की अगर डेट की बात करते हैं तो 1616 ईस्वी। जी हाँ, याद रखिएगा 1616 ईस्वी इसके आगमन का डेट होता है। अंग्रेजों के बाद डेनमार्क जो है 1616 ईस्वी में भारत आया। दूसरा पॉइंट देखिए, डेनमार्क के लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में कहां किया? तरावनकोर यानी तंजौर में हुआ करता था। यही तरावनकोर है जिनको पहले तंजौर के नाम से जाना जाता था। तंजौर में, तरावनकोर में इसकी पहली कंपनी की स्थापना हुई। यही डेनिश लोग हैं जिन्होंने दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में कहा? सेरामपुर बंगाल में स्थापित किया। बंगाल के सेरामपुर में एक जगह पड़ता है, वहां पे इन्होंने दूसरा कंपनी स्थापित किया। कब? 1676 ईस्वी में। अब 1745 का डेट आता है जहां पर डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दिया एवं भारत छोड़कर भी चला गया। तो देखिए 1616 ईस्वी में डेन लोग यहाँ आते हैं। कौन? डेनिश लोग। अब डेनिश लोग जब 1616 ईस्वी में इसका आगमन होता है, लेकिन 1745 ईस्वी तक इन्होंने पहली फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन 1745 आते आते ये लोग अंग्रेजों के हाथे बेच दिए और ये लोग भारत को छोड़ दिए। अब आइए पहला जो पढ़ा रहे हैं आपको, डेनिश का भारत आगमन। देखिए, डेनिश का भारत आगमन की जब बात करते हैं तो 1616 ईस्वी में ये भारत आया। अब डेनिश कंपनी का आगमन होता है सबसे पहली बार। कब? 1616 ईस्वी में। डेनिश की जो फैक्ट्री की स्थापना की बात है यहां तक, देखिए डेनिशों की पहली फैक्ट्री, इसकी पहली फैक्ट्री तंजौर के तरावनकोर में 1620 ईस्वी में स्थापित होता है। उसके बाद अन्य फैक्ट्रियां भी स्थापित होती है। डेनिश का जब अन्य फैक्ट्री की बात करते हैं के बाद बंगाल के पहला तो तरावनकोर में होता है, दूसरा देखिए बंगाल के श्रीरामपुर या सीरापुर में 1676 ईस्वी में इनकी स्थापित हुई। यही सीरापुर जो डेनिश कंपनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब देखिए, जब इतना कंपनी का स्थापना हुआ, लेकिन अंग्रेजों के सामने इस कंपनी की कोई भी वैल्यू नहीं थी, या फिर अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा कंपनी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती थी। चाहे वो शासन की दृष्टि से हो या फिर कोई भी दृष्टि से उठा लो, व्यापारिक दृष्टि से या फिर किसी भी दृष्टि से, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्री हुआ करता था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी उस समय भी अंग्रेजों से बड़ा कोई नहीं हुआ करता था। इनका नॉलेज भी, इनका व्यापारिक या फिर साहसिक हो, व्यापारिक हो, किसी भी मामले में अंग्रेजों से बड़ा कोई नहीं था। डेनिश लोग भी 1745 ईस्वी तक आते आते ये भी अपने दोस्त छोड़ करके अपने देश लौट गया। अब आइए, डेनिश का असफलता मिला क्योंकि इन्होंने कंपनी तो स्थापित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेने में ये शक नहीं पाए। तो इनके असफलता का क्या कारण था कि डेनिश भारत में अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाए। इन्होंने आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाया और अंततः अपनी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को 1845 ईस्वी में इन्हें बेच दिया। जब आपके पास पैसा रुपया नहीं रहेगा तो फैक्ट्री किसी भी दृष्टि से टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकताएं होती है और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत चाहिए। जब पैसा नहीं मिला इन लोगों को तो ये लोग क्या किए? कंपनी को ही बेच दिया। किसके हाथ से? अंग्रेजों के हाथ से, और ये स्वदेश लौट गया। अब चलिए नेक्स्ट। अब जहां तक बात है पैसा रुपया, तो इनका असफलता में तो कारण था ही, लेकिन जो सबसे बड़ा असफलता का कारण था वो ये था कि व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार संबंधी जितना भी कार्य हुआ करता था, व्यापार से ज्यादा उस पर ध्यान देते थे। अब धर्म प्रचार की बात किया तो उस समय ईसाई का प्रचलन ज्यादा था। ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ज्यादा करते थे और यही इनकी असफलता का सबसे बड़ा रीजन भी बन गया। यहीं पर डेनिश का काम खत्म होता है। उसके बाद 1664 ईस्वी आता है जहां पर फ्रांसीसी लोग आगमन करते हैं। और फ्रांसीसी लोग किस प्रकार अपना शासन करते हैं, लेकिन ये लोग डेनिश से अच्छा शासन करते हैं। वो कैसे? देखिए, जब बात करते हैं फ्रांसीसी की
तो अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी जो थे वो भारत में देर से आए। जैसे लुई 14वें की बात करते हैं, फ्रांस के मंत्री कार्बर्ट यानी फ्रांस के जो मंत्री थे कॉलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडिसे और ओरिएंटलेस कहा गया। साथियों, अगर बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य के द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त थी, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा डेट आप लोग 1664 ईस्वी। जी हाँ, 1664 ईस्वी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत में पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी लोग का स्थापना होता है, व्यापारिक कारखाना। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए साथियों, यहां से आइए 1667 ईस्वी। इसमें क्या होता है ना कि फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी कैदी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की भी स्थापना की। अब 1669 ईस्वी आता है, उसमें मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में, जी हाँ मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की भी स्थापना की। 1669 ईस्वी में मरकारा ने, जी हाँ गोलकुंडा के सुल्तान से जब अनुमति प्राप्त हो जाता है, इन्होंने दूसरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर देता है। कहां? तो मसूलीपट्टनम में। दूसरा देखिए 1675 ईस्वी में एडमिरल डेला ने गोलकुंडा के सुल्तान को परास्त कर जो सेना थोमी हुआ करता था इसको छीन लिया। जब सेना थोमी को छीनता है तो 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक जो फ्रांसीसी मार्टिन ने वली कानपुर के सूबेदार शेरखा लोदी, जब शेरखा लोदी की बात करते हैं, शेरखा लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। यही फ्रांसीसी लोग पुडुचेरी को पांडिचेरी कहते थे। तो 1674 ईस्वी आता है और बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 ईस्वी में कोचंद्र नगर की स्थापना भी की। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। साथियों, आज की वीडियो में ज्यादा आपको डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट ही ऐसा लिखा हुआ है जो डिस्कशन के लायक नहीं है। यहाँ पे बस हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट पे नजर बनाते रखिए और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री इसी प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। कहानी की जरा बस माइंड में छापते रहिए। देखिए दूसरा पॉइंट, डचों ने क्या किया? अंग्रेजों की सहायता से, डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में यानी पांडिचेरी को छीन लिया। लेकिन 1697 ईस्वी आता है और उसमें संपन्न रिजविक की संधि के बाद, संपन्न जो रिजविक की संधि था, उसके बाद पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए 1701 ईस्वी आता है, पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। पांडिचेरी के कारखाने की बात करते हैं, पांडिचेरी के कारखानों में ही मार्टिन ने लुई यानी फोर्ट लुई का निर्माण कराया। मार्टिन जो था भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर भी प्राप्त किया। आता है डेट 1706 ईस्वी, जिसमें मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में कमी आई। जब ये चीज के बाद 1706 ईस्वी के बाद जब मार्टिन की मृत्यु होती है, तो फ्रांसीसी बस्तियों या फ्रांसीसी व्यापार में जब कमी आता है, उनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए होता है 1731। इसमें चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। उत्साह यह था कि 1706 से 1720 ईस्वी के बीच फ्रांसीसी प्रभाव की भारत में गिरावट आई।
परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1720 ईस्वी आते आते या 1720 ईस्वी में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण हुआ। अब फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, जो मॉरिशस है अभी हाल में, 1724 ईस्वी में 1721 में मॉरिशस और 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कड़िकाल पर अधिकार भी कर लिया। फ्रांस का इतना बड़ा कड़िकाल जो 1739 के बाद कड़िकाल पर अधिकार कर लेता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। जितना भी राजनीतिक युद्ध होता था, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो या फिर डेनिश हो, इनका व्यापारिक उद्देश्य था, न कि इसका उद्देश्य युद्ध करना था। अब फ्रांसीसियों ने क्या किया, किलेबंदी किया। अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए किलेबंदी कर दिया। जैसे जहां पर उसका फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री के चारों ओर इन्होंने किला का निर्माण किया ताकि कोई भी अटैक करे तो इन किला, वो इतना सेफ्टी किला बनवाया हुआ था कि इस किला के अंदर जाना नामुमकिन था। किला के अंदर क्या था, फैक्ट्री, और फैक्ट्री के चारों ओर किलों का निर्माण भी किया था। कौन, फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी। अब इन अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, सिपाहियों की भर्ती प्रतिरक्षा के लिए किया था। अब आइए नेक्स्ट, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए। देखिए साथियों, ये पॉइंट 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध भी आरंभ हो गया। जब सक्रिय हुआ दोनों, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बहुत भारी युद्ध हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध में को कर्नाटक का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो हम आपको समझाने वाले हैं। कर्नाटक का युद्ध। अब क्या होता है, कोरोमंडल जो है, कोरोमंडल समुद्री तट है, उस पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था, परंतु अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों में लगभग 20 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कोरोमंडल समुद्र तट पर, अब देखिए कोरोमंडल जो तट है उस पर स्थित किलाबंद मद्रास और पांडिचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थी। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी आरकाट हुआ करती थी। तो इतना चीज आपको हमने आज बतलाया। किसके बारे में, पहला बतलाया डेनिस के बारे में, जो डेनमार्क से लोग कैसे आए, वहां की इसकी भारत में इसकी कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुआ, ये भी समझाए। डेनिस की असफलता का क्या कारण था। उसके बाद हमने बतलाया फ्रेंच लोग के बारे में कि फ्रांसीसी किस प्रकार भारत में आक्रमण करता है, किस प्रकार आगमन होता है और इनकी कंपनी की स्थापना किस प्रकार होती है, और फ्रेंच का जो उल्टा गिनती है, जो पतन का कारण है, वही कर्नाटक युद्ध से हो जाता है। और अगली वीडियो में आपको कर्नाटक युद्ध जितना है सब आपको पढ़ा देंगे, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, सभी चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अगली वीडियो का प्रतीक्षा जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो में आपको कर्नाटक युद्ध पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए नाफिक्र रहिए। और हाँ, वीडियो अभी तक पसंद आया हो ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।